हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो फिजिक्स 2026 के रिवीजन नोट्स में हम चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे आज। और इस चैप्टर का नेम है विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्ट में हम EMW कह सकते हैं। तो ये जनरेट कैसी होती है? तो ये ऑसिलेटिंग चार्ज या एक्सेलरेटिंग चार्ज भी कह सकते हैं, या दोलन करता हुआ आवेश इसको क्रिएट करता है। जैसा कि आप पिक्चर में क्लियर देख रहे हैं, आपको दो फील्ड दिखाई दे रही है। एक ब्राउन कलर में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिप्रेजेंटेशन को बता रहे हैं, और जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड के रिप्रेजेंटेशन को दिखा रहे हैं। तो समय के साथ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है उसमें परिवर्तन होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब चुंबकीय क्षेत्र में समय के साथ में परिवर्तन होता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये दोनों तरंगों के उत्पन्न होने से, दोनों विद्युत क्षेत्र के और चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने से या परिवर्तन होने से एक तरंग का निर्माण होता है जिसको हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। मैक्सवेल ने बताया कि इस तरंग की चाल को हम C इक्वल टू 1/√μ0 या E0/V0, और अगर इसकी वैल्यू पुट करें μ0 और एप्सिलॉन की, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। क्या μ0 है, क्या एप्सिलॉन है, ये वैसे आप चैप्टर 4 और चैप्टर 1 में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे। इनको μ0 को मैग्नेटिक परमेबिलिटी और एप्सिलॉन को इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल वायु या निर्वात में वही होती है जो प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में होती है। तो ये पहला पार्ट है। आई होप इसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं कि मैक्सवेल ने एक धारा के बारे में बताया था जो किसी संधारित्र के अंदर होती है, और उस धारा को उन्होंने बोला था डिस्प्लेसमेंट करंट, या इसको बोलेंगे विस्थापन धारा। जिसको बाद में उन्होंने इस पर किस पर काम किया था? उन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ पर काम किया था, और फिर उन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ को थोड़ा करेक्ट करके बताया था, संशोधित करके बताया था। तो और फिर बोला गया था कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो, उसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी है, तो कंसिस्टेंसी लाने के लिए उन्होंने एक डिस्प्लेसमेंट धारा का पार्ट दिया, और उन्होंने इसको करेक्ट करके बोल दिया कि क्लोज लाइन इंटीग्रेशन, मतलब लाइन इंटीग्रेशन B.dl इज इक्वल टू μ0 IC, ये जो कंडक्शन धारा है, और ये μ0 एप्सिलॉन d phi E/dt। और अगर μ0 को कॉमन ले तो ये IC प्लस ID, इसको आप इतने वाले पार्ट को ID भी लिख सकते हैं। DID मतलब विस्थापन धारा। तो कुल मिला के जो एम्पियर सर्किटल लॉ था उसको, या एम्पियर परिपथीय नियम था, उसको करेक्ट करके वो सिर्फ क्या था? वो सिर्फ था B.dl इज इक्वल टू μ0 I। लेकिन उन्होंने बोला कि I जो है वो दो करंट है, एक I जो है वो दो करंट से मिलकर बना हुआ है। I जो बना हुआ है वो IC प्लस ID, IC प्लस ID। IC कौन सा होता है? जो चार्ज के फ्लो होने से जो धारा होती है जिसको कंडक्शन करंट कहते हैं, और ID क्या है? ये वाला धारा। तो दोनों में हमने क्या कर दिया? μ0 का गुणा कर दिया, तो ये वाला मिल गया। आई होप इतना समझ में आ गया है। फिर मैक्सवेल ने क्या किया? विद्युत और चुंबकत्व से संबंधित, स्थिर विद्युत और चुंबकत्व से संबंधित 4 नियम दिए, जिनको हम मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग संबंधित नियम कहते हैं या समीकरण कहते हैं। तो पहला है स्थिर विद्युत का गॉस नियम, जो कि आप चैप्टर 1 में पढ़ते हैं। सरफेस इंटीग्रेशन E.ds इज इक्वल टू Q नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा ही B.ds इज इक्वल टू 0, ये स्थिर चुंबकत्व का है। ये स्थिर विद्युत का गॉस का नियम है, ये भी गॉस का नियम है। उसके बाद में लाइन इंटीग्रेशन E.dl इज इक्वल टू माइनस d phi v अपॉन dt, ये किसका है? फेराडे का नियम है। और ऐसा ही अभी जस्ट हमने इसके बारे में बात कर लिया है। किसके बारे में बात की है? एम्पियर परिपथ नियम का करेक्शन रूप, या फिर मैक्सवेल एम्पियर नियम, जो कि ये है, यही वाला नियम है ना, यही वाला हमने ये वाला पार्ट यहाँ लिख दिया। आई होप इतना पार्ट समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें से आपको 8 से 10 प्रॉपर्टी रहती हैं, लेकिन ऐसे तो प्रॉपर्टीज बहुत होती है, लेकिन आपको 5 से 6 प्रॉपर्टी अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो, चुंबकीय क्षेत्र होता है वो, और प्रोपगेशन कांस्टेंट जिसको संचरण सदिश बोलते हैं, तीनों आपस में कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये प्रोपगेशन दोनों का क्या होगा? 90 डिग्री पर होगा। तो पहला पॉइंट समझ में आया होगा। दूसरा, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें तो ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ट्रांसवर्स नेचर आप चैप्टर नंबर 15 में क्लास 11 के उसमें पढ़े होंगे कि दो प्रकार की वेव्स होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल है ना, और एक कैसी होती है? ट्रांसवर्स। तो ये कैसे? ट्रांसवर्स को हम इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ नेचर की होती है, प्रकृति की होती है। वायु या निर्वात में इसकी जो चाल होती है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले में पार्ट किया है, ये इतनी होती है। और आप μ0, ये मीडियम की बात करें तो μ0 μr लिख सकते हैं, ये मीडियम के लिए
परमिएबिलिटी थी, और ये किसके लिए थी? वायु निर्वात के लिए। तो आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। म्यू आर यहाँ पर क्या है? माध्यम की अपेक्षिक पारगम्यता, और एप्सिलॉन आर क्या है? माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता, है ना। ये म्यू नॉट, म्यू आर जो है इसको आप म्यू लिख सकते हैं माध्यम की। ये किसका? माध्यम का होता है। माध्यम की पारगम्यता आप बोलते हैं, ये अपेक्षिक पारगम्यता म्यू आर है। और अगर ये आर नहीं होगा, सिर्फ म्यू मीडियम या म्यू लिखा होगा, तो माध्यम की पारगम्यता होगा, अपेक्षिक नहीं होगा। ओके, फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें, विद्युत चुंबक तरंगों में संवेग भी होती है और ऊर्जा भी होता है। संवेग होता है और ऊर्जा भी होती है। विद्युत चुंबक की तरंगे पृष्ठों पर दाब डालती है, और ऐसे दाब को विकिरण दाब कहते हैं। आई थिंक यहां तक भी समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ये नोट्स पर्पज से ही हम बना रहे हैं। इसके बाद में एक टेबल हमें याद रखनी होती है। क्या याद रखनी है बेटा? टेबल जिसमें हमें वो कितने स्पेक्ट्रम रहते हैं, तो इसके 7 स्पेक्ट्रम रहते हैं, उसको हम देखते हैं, और एनसीईआरटी बुक की हेल्प से देख लेते हैं हम इसको। तो और उनको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, कहां डिटेक्ट किया जाता है, इनकी वेवलेंथ रेंज क्या है ना, और किसकी हाईएस्ट वेवलेंथ है, मतलब उच्चिष्ट तरंग धैर्य है, निम्निष्ट तरंग धैर्य, और ऐसे ही आवृत्ति किसकी हाईएस्ट है, आवृत्ति किसकी लोएस्ट है, और इनका उपयोग क्या है। उपयोग कई बार पूछा गया है, साइंटिस्ट के नेम भी पूछे गए हैं। तो इसके लिए हम एनसीईआरटी में चलते हैं बच्चों। वो टेबल अच्छी बनाई गई है एनसीईआरटी में, तो उसी की हम हेल्प लेते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी की हेल्प ले लेंगे हम यहाँ पर। एनसीईआरटी बुक क्लास 12 भौतिक विज्ञान, फर्स्ट पार्ट, और ये हमारी विद्युत चुंबक की तरंगे, ये वाला पार्ट, ये वाला ऑफलाइन पढ़ें। एडवर्टाइजमेंट आ गया इसमें, इसको बेक करते हैं, फिर से ओपन करते हैं इसको। चलिए, जैसा कि हमारा ये विद्युत चुंबक की तरंग आ गया है, ओपन हो गया है। जैसा कि मैंने आपको ये बता दिया, ये डायग्राम हो गया आपका विद्युत चुंबक की तरंग का, ठीक है। लेकिन ये नहीं, हमें मेन जो टेबल बनी हुई है ना, वो देखना है ना। आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, इसके बाद में ये वाली टेबल मुझे आपको समझानी थी। बहुत अच्छी टेबल बनाई हुई है, एनसीईआरटी बुक में ही बनी हुई है ये, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है? विद्युत चुंबक की तरंगे तीक्ष्ण सीमा, ये क्या है? विभिन्न विद्युत चुंबक की तरंगों के अभिलक्षण, ठीक है, किस प्रकार की होती हैं। तो प्रकार में रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, प्रकाश तरंगे, परावैंगनी तरंगे, एक्स किरणें और गामा किरणें। जैसा कि आप सबसे ऊपर वाली जो तरंग देख रहे हैं, क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको, आई होप दिखाई दे रहा होगा। सबसे ऊपर वाली तरंगे हैं, इसको रेडियो वेव्स बोलते हैं। उसके नीचे आती है माइक्रोवेव्स है, फिर उसके नीचे अवरक्त किरणों को हम बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। उसके नीचे आते हैं, उसको विजिबल लाइट या प्रकाश तरंगे कहते हैं, फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बोलते हैं, और सबसे नीचे आपको दिख रही है गामा किरणें। जो गामा किरणें होती है, इनकी सबसे लोएस्ट वेवलेंथ होती है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। और सबसे ऊपर जो दिख रही है रेडियो तरंगे, इनकी सबसे लार्जेस्ट तरंगदैर्घ्य होती है, और निम्निष्ठ इनकी क्या होती है? आवृत्ति होती है। तो अगर देखें तो तरंगदैर्घ्य का परास क्या होता है, उत्पादन कैसा होता है, संसूचन का मतलब हुआ है डिटेक्शन कैसे किया जाता है। इनके उपयोग नहीं लिखे, तो उपयोग के लिए आपको मैं बोलूंगा कि आप उपयोग इसके साइड में लिख लें तो ज्यादा अच्छा है। कौन सी तरंगदैर्घ्य क्या उपयोग में आती है, वो भी हम इसी बुक की हेल्प से देख लेंगे। अभी यहाँ पर थोड़ा ये टेबल को समझ लेते हैं। तो रेडियो तरंगे जो होती है वो ग्रेटर देन 0.1 इनकी तरंगदैर्घ्य होती है। ये इलेक्ट्रॉन के द्रुत, त्वरण और मंदन से उत्पन्न होती है। इसका एरिया लिया जो एंटीना होता है उसमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सूक्ष्म तरंगों का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर, और इसका उत्पादन कहाँ किया जाता है? क्लेस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन वाल्व के द्वारा किया जाता है। ये डायोड, कुछ पॉइंट टाइप के डायोड होते हैं, उसमें इनका डिटेक्शन किया जाता है। अवरक्त तरंगे जो होती है उनकी तरंगदैर्घ्य परास 1 मिलीमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती हैं। परमाणु एवं अणुओं के कंपन से ये उत्पन्न होती है। थर्मोपाइल, बोलोमीटर या अवरक्त फोटोग्राफिक जो फिल्म होती है, इस पर इनको डिटेक्ट किया जाता है, संसूचन किया जा सकता है। प्रकाश तरंगे तो सभी आप परिचित हैं बहुत अच्छे से, 700 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर। परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं, तब ये बनता है। मानवीय नेत्र वगैरह, फोटोसेल, इससे हम कर सकते हैं। फोटोग्राफिक फिल्म में आपने देखा होगा, फोटो वगैरह हम करते हैं तो फिल्म होती है, फोटोग्राफिक फिल्म पर भी हम इसको अचीव कर सकते हैं। ऐसा ही परावैंगनी प्रकाश तरंगे 400 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक होता है। परमाणु के आंतरिक सेलों में इलेक्ट्रॉनों का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर संक्रमण जब होता है, तब हम इसको भी फोटोसेल, फोटोग्राफिक फिल्म पर अचीव किया जा सकता है। एक्स किरणों के बारे में तो पता है, एक्सरे, हम किसी की बोन्स हो जाती है तो एक्सरे करने के लिए बोलते हैं, तो एक्स किरण नलिका में इसका उत्पन्न किया जाता है। इसको फोटोग्राफिक फिल्म में आपने देखा होगा, एक फिल्म होती है, उस पर आपको इसको अचीव कर सकते हैं। गामा किरणों की बात करें तो नाभिकों का रेडियो एक्टिव क्षय
फोटोग्राफिक फिल्म गीगर ट्यूब आयनीकरण प्रकोष्ठ, इसमें इसका संचुषण किया जा सकता है। अगर हम बात करें, देखिएगा थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें कई बार साइंटिस्ट के नेम पूछते हैं। इसमें राइट का ऑप्शन आ रहा है क्या लिखने का? इसमें लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा बच्चों, बट ध्यान रखिए गामा किरणों का जो होता है, गामा किरणों का जो साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट है विलार्ड। किसने इन्वेंटर कहा जाता है इनको? विलार्ड कहा जाता है, सुन लीजिएगा आप। और एक्सरे का कौन बोला जाता है? रोंटगन बोला जाता है। और अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट मतलब परावैंगिक प्रकाश तरंग का जो बोला जाता है वो रिटर साइंटिस्ट होते हैं। प्रकाश तरंगा का प्रकाश तरंगे जो होती है विजिबल लाइट होते हैं, उसके न्यूटन उसका इन्वेंटर कहा जाता है। अवरक्त किरणें जो है, अवरक्त किरणों को हम इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं, इसके लिए हर्सेल है। और सूक्ष्म तरंगों के लिए होता है हेनरिक हर्ट्ज, और रेडियो तरंगों के लिए मार्कोनी। फिर से मैं बोलूं बच्चों, तो रेडियो तरंगों के लिए मार्कोनी, साइंटिस्ट का नाम क्या जाएगा? मार्कोनी। सूक्ष्म तरंगों की अगर बात करेंगे, सूक्ष्म तरंगों की बात करेंगे तो हेनरिक हर्ट्ज। आवृत किरणों की बात करेंगे, तो हर्शेल। प्रकाश तरंगों की बात करेंगे तो न्यूटन। परावैंगी प्रकाश तरंगों की बात करेंगे तो इसको हम यूवी रेडिएशन बोलते हैं, तो रिटर। और एक्सरे की बात करेंगे तो रोंटगन, और गामा किरणों की बात करेंगे तो विलार्ड। ये साइंटिस्ट के नेम भी याद रखिए, कई बार पूछा जाता है। अब एक बार इनके उपयोग भी देख लेते हैं, इसी बुक की हेल्प लेते हैं। तो देखिए बच्चों, बहुत अच्छा इसमें कंटेंट दिया हुआ, आप एनसीईआरटी को जरूर रीड करेंगे। तो मैं आपको शॉर्ट में इनके उपयोग बता देता हूं। जैसे रेडियो तरंगे, वैसे तो सारी जानकारी इसमें दी हुई है, ठीक है। दूरदर्शन देखो कहां पर किया जाता है, इनका उपयोग रेडियो एवं दूरदर्शन की संचारण प्रणाली में किया जाता है। मतलब जितने भी मोबाइल फोन वगैरह या संचार का जितना भी साधन है वो रेडियो तरंगे के उससे ही चलते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें सूक्ष्म तरंगों में आपको ये पिक्चर दिख रहा है, माइक्रोवेव जो ओवन होता है वो किस पर? सूक्ष्म तरंगों पर आधारित होता है। जो रडार सिस्टम होता है एरोप्लेन वगैरह, उसमें भी इसका काम होता है, मतलब इसी का यूज होता है, ठीक है। जैसा कि उपयोग तो हमने देख ही लिया है, ये माइक्रोवेव ओवन इसमें इसका उपयोग किया जाता है, और जगह जगह पर, अलग जगह पर भी किया जाता है। इसके बाद में अवरक्त किरणों की बात करें तो अवरक्त किरणें जो होती है वो फिजियोथेरेपी, जो थेरेपिस्ट पर्पज से किया जाता है, फिजियोथेरेपी में किया जाता है ना। अगर इसमें और देख लीजिएगा, परम विद्युत जल के अणु अवरक्त तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो वो जो एनसीईआरटी की बुक में सारी क्लियरिटी नहीं आ रही थी, तो इसके लिए मैं इसी में ऐड कर दूंगा ये वीडियो भी। विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसमें 7 विद्युत चुंबकीय तरंगे देखिए, जिसमें सबसे ऊपर आप देख रहे हैं रेडियो तरंगे, जिसकी अधिकतम तरंग दैर्घ्य होती है और निम्नतम आवृत्ति होती है। और सबसे नीचे जो दिखाई दे रही है गामा विकिरण, जिसकी अधिकतम आवृत्ति होती है और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होती है। आविष्कारक और उपयोग में अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग रेडियो के आविष्कारक मार्कोनी है। इसका उपयोग अगर बात करें रेडियो के संचार में, टेलीविजन के संचार में किया जाता है। सूक्ष्म तरंगे जो होती है इनको हर्ट्ज तरंगे भी कहा जाता है। इसका हेनरिक हर्ट्ज इनके आविष्कारक है। इनका माइक्रोवेव ओवन में रडार प्रणाली जो होती है उसमें भी यूज़ किया जाता है। तीसरी जो तरंग दैर्घ्य आपको दिख रही है अवरक्त विकिरण, इसके जो आविष्कारक है वो हर्सेल कहे जाते हैं। रोगियों की सिकाई में कोहरे में देखने के लिए, कोहरे या धुंध में वस्तु को देखने के लिए, अंधेरे में फोटोग्राफी में भी हम अवरक्त विकिरण को कहते हैं। इनको हम हीट वेव्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन को हीट वेव्स भी कहा जाता है, उसमें तरंगे भी कहा जाता है। दृश्य प्रकार न्यूटन इनके आविष्कारक, वस्तुओं को देखने में। परावैंगनी विकिरण के आविष्कारक रिटर हैं। कीटाणुओं को मारने में, वाटर प्यूरिफिकेशन में इनका उपयोग किया जाता है। हीरे या घी की परख में भी, शुद्धता में भी किया जाता है। एक्सरे, रोंटगन है इसके साइंटिस्ट, टूटी हड्डियों का पता लगाने, क्रिस्टलों की संरचना का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। और गामा विकिरण के साइंटिस्ट, जैसा कि बिलार्ड बताए थे, या इसमें अगर सही बोले तो वेक्यूरल अथवा क्यूरी, दोनों में से कोई ऑप्शन आएगा। अगर ऑप्शन दूसरे ना हो और एक वेक्यूरल हो तो वेक्यूरल बेस्ट ऑप्शन होता है इसमें। कैंसर के इलाज में, अवांछित कोशिकाओं में नष्ट करने में इनका उपयोग होता है। तो ये इसी में है साइंटिस्ट के नेम और इनकी उपयोग पर, क्योंकि इस पर भी एक क्वेश्चन कई बार बनता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में ये तरंगों का आविष्कारक कौन है या इसके उपयोग क्या है, इसलिए एक अलग से इसमें इसी में ऐड कर दूंगा मैं ये वीडियो को। ओके, थैंक यू।